हेलो स्टूडेंट्स, रिटेल मैनेजमेंट के अंदर हमें 9th चैप्टर शुरू करना है आज, जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन रिटेल इंस्टीट्यूशन। कि किसी रिटेल इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है रिटेल इंस्टीट्यूशन का, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसा कैसा हो सकता है। मतलब एक टाइप नहीं है, आप एक से ज़्यादा टाइप है जो सूट करे आपके रिटेल स्टोर को, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जहाँ पर कुछ लोग मिलकर किसी डेफिनेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, इवन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ये सब चीज़ों के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि कॉमन पर्पस के लिए काम करेगा। अब वो कॉमन पर्पस को पूरा करना ही जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सब का पर्पस है, और इसको कोऑर्डिनेट करना ही और एक साथ काम करना ही ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है कि कुछ हमें करना पड़ेगा जिससे कि इनकी एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट हो जाए, सबको पता हो कि हमें क्या काम करना है। तो वो कैसे करते थे आप, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाकर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ कैसे बांटी हुई हैं लोगों के बीच में, जॉब्स के बीच में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट करना, सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, सभी टास्क को ऑर्गेनाइजेशन के यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करता है। ठीक है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रक्चरल वे से ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं चलोगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही जो हमने ऑब्जेक्टिव रखे हैं उनके हिसाब से ही हम चलें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की एक रिटेल स्टोर के अंदर। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर आपका वेल डिफाइंड है तो यहाँ पर सबको किसको क्या अथॉरिटी मिली है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको पता होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका सही है तो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर पर्सन को पता होगा कि उसको किसको रिपोर्ट देनी है। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलाउ करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए। आप अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आंसरेबल होगा वो पर्सन जिसने कि काम किया होगा। ठीक है, तो इसलिए हम उससे पूछ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फ़िक्स कर सकते हैं। ये है, इसके अलावा एक एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन के लिए रोड मैप मिल जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं अच्छे से काम करूँगा तो मुझसे ऊपर कौन है, मुझे सुपरवाइज कौन कर रहा है कि मैं कल इस पोजीशन पर जा सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो वर्किंग एफिशिएंसी भी लोगों की बढ़ाता है। कि अगर हम ये करें कि जैसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे जॉब रोटेशन कर देना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, और या फिर स्पेशलाइजेशन के लिए एक स्पेसिफिक जॉब के लिए स्पेशल पर्सन को ही हमेशा रखना, तो वो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें करने से वर्किंग एफिशिएंसी जो है ये करके हम बढ़ा सकते हैं लोगों की। ये है, इसके अलावा नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेलुएट भी कर सकते हैं। सुपरवाइज़र होते हैं, एक पर्सन के नीचे जो है 7 से 8 लोग ही काम करते हैं ज़्यादातर। तो क्या होता है कि वो आराम से हर एक पर्सन के ऊपर ध्यान देकर और उनके जो काम है उसको इवेलुएट कर सकता है। तो ये सारे फ़ायदे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और क्या कुछ होता है इसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे। जब रिटेलर प्लान करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो पहला स्टेप उसे ये देखना है कि उसे एक्चुअल में बिजनेस में एक्टिविटीज़ कौन सी करनी है। ठीक है, जब उसे ये पता होगा कि उसे ये काम करना है, मतलब डिफरेंट टास्क में उसको डिवाइड कर देना है अपने पूरे काम को,
तब उसे पता लगेगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है किस टाइप का और कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसको सूट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम जो है अलग अलग करना क्या है एक्चुअल में, वो रिटेलर को पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, कहता है ये 2 फोल्ड है। पहली चीज़ यहाँ पर बताता है, पहले तो क्लासिफिकेशन जो है वो आइडेंटिफाई करने में कि क्या काम हमें करना है, व्हाट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड, ये पता लगाना है हमें। दूसरा जो है यहाँ पर रोल जो है, जो काम करेगा वेरियस पर्सन्स हो जाएंगे फिर जो काम करेंगे, तो उनका क्या रोल रहेगा उस काम को करने में। दूसरी चीज़ ये है जो पता लग जाती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने से। ठीक है, इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये है। अब यहाँ पर क्या है, जो हम बात कर रहे हैं ना कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो भी आप करोगे पहले वो पता होनी चाहिए आपको। तो जनरली रिटेल स्टोर के अंदर या रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ये टास्क होते हैं। क्या है, पहला है टॉप मैनेजमेंट। एक टॉप मैनेजमेंट होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए रिटेल ऑर्गेनाइजेशन की। और टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है, डिसीजन मेकिंग करना, पॉलिसीज़ बनाना। ठीक है। सेकेंड है बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग। बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग जो डिपार्टमेंट है इसका काम होता है मर्चेंडाइज प्रोक्योर करना, बाय करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। तीसरा है स्टोर ऑपरेशन। स्टोर ऑपरेशन जो है ये ओवरऑल रिटेल स्टोर की मैनेजमेंट के लिए काम करता है, रिस्पॉन्सिबल है। ये जैसे स्टोर डिज़ाइन बनाना, स्टोर लेआउट बनाना, अरेंजमेंट करना मर्चेंडाइज की, ये सब काम जो है स्टोर ऑपरेशन के अंडर आते हैं। इसके बाद है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। हमें ये पता है कि बिना फाइनेंस के तो कोई काम हो नहीं सकता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइफ ब्लड है फाइनेंस। तो अलग अलग जो है जगह पर फाइनेंस को एलोकेट करना रिटेल स्टोर के वेरियस डिपार्टमेंट्स में, और उसका प्रॉपर जो है रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, वो इस डिपार्टमेंट का काम है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, पेपर वर्क करना, ओवरऑल जो रिटेल स्टोर के अफेयर्स हैं उनको मैनेज करना, और जो है सभी तरह के रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना। अब देखो फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाले में सिर्फ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हीं का रिकॉर्ड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले में पूरा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये है। इसके बाद आता है नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमें पता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि अगर लोग ही नहीं होंगे तो काम करेगा कौन। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो यहाँ पर भी है और बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर इनको कंसीडर किया जाए और बहुत ध्यान से चूज़ किया जाए। ये है। इसके बाद आता है सपोर्ट फंक्शन। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग वगैरह, ये सब हम इसके अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो गई, यानी टास्क हो गए जो कि एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाते हुए ये हमें करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं? वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली 3 फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा है। पहला है द लेवल एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। किस लेवल का आपका स्टोर है, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, और किस स्केल पर आप काम कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक तो आप स्मॉल लेवल पर काम कर रहे हो, या फिर आप चूज़ कर सकते हो बिगर लेवल। ठीक है, तो आप डिपेंड करता है कि आपका मतलब बिजनेस कैसा है, उसके हिसाब से ही आप ये चूज़ करोगे। इस जैसे कि ये हो सकता है कि लोकली काम कर लो आप, या नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर काम कर लो, या फिर इंटरनेशनली कर लो, तो वो स्केल देखो बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेंगी। दूसरा यहाँ पर है टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड। किस तरह का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, ये इम्पैक्ट डालता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG प्रोडक्ट्स बेच रहे हो आप, ड्यूरेबल बेच रहे हो, या पेरिशेबल बेच रहे हो। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट आप बेचोगे उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसके बाद आता है टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। रिटेलर जो है उसको डिसाइड करना है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है
फंक्शनली करे, प्रोडक्ट वाइज करे या जोग्राफिकली करे। तो फंक्शनली अगर करेगा तो ये फंक्शंस जो हमने अभी पढ़े हैं ना कि ये काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो काम के बेस पर हो गया ना, तो फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स इस तरीके से जो है वो बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके अलावा प्रोडक्ट वाइज अगर करेंगे तो जो प्रोडक्ट लाइन्स वो यूज़ कर रहा है उसके हिसाब से हो जाएगा। जोग्राफिकली अगर करेंगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जैसे इस तरीके से जोन्स बनाकर कर सकते हैं अगर पूरे नेशन में है बिजनेस, ठीक है। ये है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है, तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग अ रिटेल फर्म प्रोसेस। किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे आप रिटेल फर्म को, क्या प्रोसेस आपको पूरा करना होता है, उसके बारे में ये पॉइंट है। देखो आसान काम नहीं है किसी रिटेल स्टोर को ऑर्गेनाइज करना, स्पेसिफिक टास्क करने पड़ते हैं, डिवाइड करना पड़ता है टास्क को, डिफरेंट जॉब्स में क्लासीफाई करना पड़ता है और फिर जाकर चार्ट बनाते हो आप और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको। तो ये पूरा प्रोसेस है, तो बहुत ध्यान से करना है। तो जैसे कि यहाँ पर ये देखो डायग्राम बना हुआ है, क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, आउटलाइनिंग स्पेसिफिक टास्क्स। क्या होता है कि रिटेल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो जो स्पेसिफिक टास्क्स करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में, वो डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेसिफिक टास्क होता हो, दूसरे में वो पूरा टास्क ही ना होता हो, ठीक है। तो इसलिए जो है ज़रूरी है इसको आउटलाइन करने की। लेकिन बेसिकली कॉमन जो हो जाते हैं जो ये टास्क हैं उनके बेसिस पर हम बता सकते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था पीछे, बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर ऑपरेशंस, स्टोर फंक्शंस, ये सभी डिफरेंट टास्क हो सकते हैं जो हमने अभी पीछे पढ़े थे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ग्रुपिंग टास्क इनटू जॉब्स। अब जो डिफरेंट ये कई सारे हमारे टास्क हो गए, इनको फिर हम सेपरेट जॉब्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग जो है जॉब्स हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि डेजिग्नेशन डिसाइड कर देंगे, उसी के हिसाब से डेजिग्नेशन के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाएगी कि इस डेजिग्नेशन पर जो भी काम करेगा ना उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है जैसे यहाँ पर ग्रुपिंग के बारे में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये देखो ये रहा, क्या है कि ग्रुपिंग टास्क इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या कहता है, देखो एक्टिविटी क्या है, अरेंजिंग एंड डिस्प्लेइंग मर्चेंडाइज, कस्टमर रिएक्शंस को देखना, कस्टमर के व्यूज़ लेना, ये सभी काम एक्सेट्रा कर सकते हो आप इसके अंदर। जो कस्टमर से इंटरेक्शन के बेसिकली काम है वो कौन करेगा, फ्लोर स्टाफ करेगा। फ्लोर स्टाफ उसके लिए एक जॉब हो गई। ये डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ का कॉम्बिनेशन हो गया ना एक, तो ये यहाँ पर एक जॉब बन गई। इसी तरीके से इन्वेंट्री को रिसीव करना, क्वालिटी चेक करना, उसका रिकॉर्ड रखना, इन्वेंट्री को स्टोर करना, रिटर्न करना, ये सभी काम जो है इन्वेंट्री स्टाफ करेगा। ऐसे ही रिसिट्स को मैनेज करना, लेजर को मेंटेन करना सॉरी, पॉली बैग्स प्रोवाइड करना, पैकेजिंग मटेरियल बेसिकली प्रोवाइड करना, बिल इशू करना, डाटा मेंटेन करना, क्रेडिट कार्ड परचेजिंग जो है उससे रिलेटेड डाटा को मेंटेन करना, ये सभी काम कौन करेगा, कैशियर करेगा। तो देखो क्या हो रहा है, अलग अलग एक्टिविटीज़, ग्रुप ऑफ टास्क हो गया ये एक तरीके से। इसको जॉब का हमने एक डेजिग्नेशन दे दिया कि फ्लोर स्टाफ हो गया, इन्वेंट्री स्टाफ हो गया, कैशियर हो गया, कस्टमर केयर स्टाफ हो गया, HR स्टाफ हो गया, जेनिटोरियल स्टाफ हो गया। तो यहाँ पर ये जो है अलग अलग हो सकते हैं। आप थोड़ा सा ये नीचे वाले 3-4 जो दिए हुए ये भी पढ़ लेना, ठीक है। ये है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जॉब क्लासिफिकेशन। जॉब जो है वो क्लासीफाई किए जाएंगे, जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है या प्रोडक्ट वाइज क्लासिफिकेशन है, उसके बेस पर। जैसे फंक्शनल क्लासिफिकेशन है तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक जॉब को डिवाइड करते हैं, टास्क परफॉर्म जो किए जाते हैं, वो टास्क यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, अगर फंक्शनल आप डिवाइड कर रहे हो तो जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, HRM, ये सभी टास्क हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के अंदर रिटेलर जो है
डिसाइड करता है कि उसे रीजनल लेवल पर काम करना है, नेशनल लेवल पर करना है, इंटरनेशनल लेवल पर करना है, ठीक है। और ये लेवल डिसाइड करने के बाद फर्दर डिवाइड किया जाता है और सब डिवाइड किया जाता है फिर, ठीक है। जैसे कि मान लो कि रिटेलर ने ये सोचा कि मैं तो नेशनल लेवल पर काम करूँगा, तो जैसे पहले नेशनल लेवल हो गया, फिर उसको ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ इस तरीके से अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया उसको, उसके भी फिर सब डिवाइड करके सब जोन्स बनाए जा सकते हैं। तो ये जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो गई। इसके अलावा थर्ड फिर आती है प्रोडक्ट वाइज भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो डिफरेंट जॉब्स को। तो यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के लिए डिफरेंट जॉब्स जैसे आपने क्लासीफाई कर दी, तो ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप रेडीमेड गारमेंट्स बेच रहे हो, ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे हो, किचन वेयर, तो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन हो गई ना ये सारी, तो इसी के हिसाब से आपने जॉब क्लासीफाई कर दी, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन जो है बहुत लार्ज अगर है तो रिटेलर जो है वो 2 या उससे ज़्यादा जो है क्लासिफिकेशन भी कर सकता है, जैसे नेशनल लेवल पर, और ये मान लो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहा हो तो ये दो हो गई ना, तो इनका कॉम्बिनेशन भी ले सकता है। तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अब हमने सारी तैयारी कर ली, अब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना देंगे। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एक पॉइंट आप कह सकते हो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करने का काम करता है, डायरेक्ट करने का काम करता है। मुझे ये पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ इस चार्ट में, तो मुझे किसको रिपोर्ट करनी है, कौन मेरा सुपीरियर है, कौन मेरा जूनियर है, और जो है कितने लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं, कितने लोगों से मैं जवाब मांग सकती हूँ, किस किस को मुझे जवाब देना है, सब कुछ क्लियर होता है हर पर्सन को, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये एक कंट्रोलिंग का टूल भी है मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि आप देखो जब चार्ट बना हुआ है, सबको पता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो टोक सकते हैं ना आप उसको, कंट्रोल कर सकते हो आप उसको कि भाई आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी नहीं की, तो वो चीज़ बताता है ये है। इसके अलावा देखो हमने जो ये अभी पढ़ी है ना ऊपर जॉब क्लासिफिकेशन, इसको ही बताया हुआ यहाँ पर जोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गया, फिर इसमें रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल हो सकता है, हमने पढ़ा था ना। फिर नेशनल में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जोन ये है, और इंटरनेशनल अगर करेंगे तो हो सकता है हम कंट्री वाइज कर दें। तो जोग्राफिकल हो गया। जैसे फंक्शनल वाले में हमने किया ही था कि सेल्स मैनेजर, HR मैनेजर, फाइनेंस और स्टोर का हो गया। प्रोडक्ट वाइज वाले में क्या है कि जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए, जैसे गारमेंट्स के लिए, ज्वेलरी के लिए, परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक बिजनेस के लिए, फिर यहाँ पर फर्दर सब डिवाइड भी कर सकते थे हमने पढ़ा था ना। तो जैसे गारमेंट्स में फिर जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, किड्स के लिए, और कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गया, फिर नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, फिर जैसे एरिया 1 2 हो गया, मार्केट इसका सेल्स मैनेजर का, मार्केटिंग मैनेजर का, HR का हो गया, और फिर जैसे कि एरियाज़ में फिर ये प्रोडक्ट वाइज हो सकता है बाद में, जैसे गारमेंट ज्वेलरी हो गई, इधर सेम ऐसे ही एरिया 1 2 एरिया 1 2 इस तरीके से हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, बेसिक बात ये है, ठीक है। ये है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो ये क्या कहता है कि आप एक रिटेलर जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकता है कि दूसरे से अलग हो। उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो बन सकता है डिफरेंट बेसिस पर। तो हो सकता है साइज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन के बेस पर बना ले वो, या फिर जो है किसी और बेस को ले ले। तो यहाँ पर कहता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो 3 तरीके का हो सकता है। जैसे फॉर स्मॉल स्टोर्स, सिंगल स्टोर, या इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। समझते हो ना आप, ये अकेला एक ही स्टोर हो, इंडिपेंडेंट रिटेलर अकेला काम कर रहा हो, या छोटा स्टोर आप बोल सकते हो। ज़्यादातर छोटे स्टोर में इंडिपेंडेंट होता है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होता। यह है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सेकंड यहाँ पर आता है फॉर अ रिटेल चेन और डिपार्टमेंटल स्टोर, कि जहाँ पर कई सारे रिटेल स्टोर्स हों एक ही नाम से, ठीक है, तो वो रिटेल चेन बन जाती है। या फिर थर्ड आता है फॉर डाइवर्सिफाइड रिटेलर्स। इस तरीके से 3 तरह के स्ट्रक्चर्स आपके बन सकते हैं। ये जो पहले की अगर हम बात करें तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर स्मॉल स्टोर्स और सिंगल स्टोर्स और इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। ये जो है सबसे कॉमन यूज़ होने वाला स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर। तो जैसे बनिया की दुकान होती है, किराना शॉप्स जो होती हैं, ग्रोसरी की शॉप्स होती हैं, क्लॉथ मर्चेंट, शू सेलर्स, बुटीक्स, पार्लर्स, ये सभी इस तरह के जो है यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर। काफ़ी कॉमन है ये। और
यहाँ पर यूजुअली जो है ओनर ही सब कुछ मैनेज करता है ज़्यादातर, और ये होता भी ज़्यादातर ये है कि फैमिली बिजनेस होता है कि जैसे दादा ने शुरू किया, फिर उसके जो है पापा कर रहे हैं, फिर वो खुद बच्चा कर रहा है, फिर उसके बच्चे करेंगे, इस तरीके से बिजनेस होता है। वही पर्सन ओनर होता है बिजनेस का, ठीक है। तो ये है, और वो कुछ एक लोगों को अपने साथ असिस्ट करने के लिए रख लेता है और थोड़ी बहुत जिम्मेवारियाँ उनको सौंप देता है, बहुत ज़्यादा ये जो है डेलीगेट नहीं करता। तो इसमें स्ट्रक्चर देखो बना हुआ है कैसा होता है, ओनर मैनेजर हो जाएगा, ऊपर ओनर ही मैनेजर है देखो यहाँ पर, और फिर 3 यहाँ पर हो जाएंगे फ्रंट ऑफिस स्टाफ या सेल्स स्टाफ, बैक ऑफिस स्टाफ, और थर्ड है एक्सटर्नल एडवाइज़र। जो पहला है वो कौन है, ओनर है, जो खुद ही रिटेलर है, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। वो रिस्पॉन्सिबल होता है काफ़ी सारे कामों के लिए, जैसे कि स्टोर के लिए उसने मर्चेंडाइज परचेज करना है, HRM वही करेगा, जनरल डे ऑपरेशंस जो है उनको मैनेज करेगा, और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो सेल्स को बढ़ाने के लिए करनी है वो ये करेगा। इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजर। तो देखो मेन जो काम है वो इसके पास है। फिर आता है फ्रंट ऑफिस और सेल्स स्टाफ। फ्रंट ऑफिस या सेल्स स्टाफ जो है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ओनर के अंडर काम करता है, और या फिर मैनेजर मान लो, जो भी मानो आप इसको, ओनर मैनेजर एक ही होता है क्योंकि यहाँ पर इसके अंडर काम करता है। और ये रूटीन ड्यूटीज़ के लिए, जैसे कस्टमर सर्विस, डिस्प्ले करना, हाउसकीपिंग और सेलिंग और स्टॉक को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद है बैक ऑफिस स्टाफ। बैक ऑफिस स्टाफ जो है उसको कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कि मटेरियल को हैंडल करना, मेंटेन करना, अकाउंट्स को, पेरोल्स को मेंटेन करना, टाइम कीपिंग करना, डेटा एंट्री करना, मतलब जो सीधा कस्टमर से नहीं मिल रहा है बट रिकॉर्डिंग का बेसिकली काम कर रहा है, परचेज ऑर्डर रेज करना, ये सब जो है बैक ऑफिस स्टाफ का काम होता है। इसके बाद है एक्सटर्नल एडवाइज़र। रिटेलर जो है वो कई बारी सारे ऑपरेशंस खुद करने के लिए इनफ नहीं समझता खुद को, और वो कर भी नहीं पाता है सारे। जब जैसे ही थोड़ा सा उसका काम बढ़ेगा तो उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा आ जाता है, तो वो सलाह लेने का काम करता है दूसरी पार्टीज से, जैसे लॉयर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से। लीगल फॉर्मेलिटीज़ का उसको नहीं पता है मान लो, तो वो वहाँ से उनसे थोड़ा सा जो है एडवाइस सीख कर लेता है। तो ये एक्सटर्नल एडवाइजर्स हैं। तो ये 3 पर्सन है ना, जो ये सारे मैनेजर या ओनर जो भी है उसके साथ ही काम कर रहे हैं देखा जाए तो, ठीक है। ये है, इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर अ रिटेल स्टोर चेन या डिपार्टमेंटल स्टोर। रिटेलर जो है जैसे ही अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज़ करता है, या फिर जैसे ही वो एक्सपेंड करता है अपने बिजनेस को, रीजनल से नेशनल बाउंड्रीज़ पर लेकर जाता है, तो उसके लिए खुद अकेले मैनेज करना सारे बिजनेस को डिफ़िकल्ट काम है, वो कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है कि तो जैसे कैसे कर सकता है वो, ये स्केल कैसे बढ़ा सकता है, जैसे डिफरेंट बिजनेस लोकेशंस पर उसने अपना रिटेल स्टोर खोल दिया, ठीक है। तो अब वो हर जगह पर कैसे रहेगा एक टाइम पर, नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर स्किल्ड पर्सोनल की ज़रूरत पड़ती है जो कि अलग अलग जगह पर उसके बिजनेस को संभालें, ठीक है। तो ये है, रिटेलर जो है डिपार्टमेंटलाइज करने के लिए भी सोच लेता है कई बार अपने बिजनेस को। डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो जोग्राफिकली बेसिस पर कर सकता है, जैसे रीजन वाइज, स्टेट वाइज कर सकता है, कंट्री वाइज कर सकता है अगर वो इंटरनेशनल जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि इस जो फिर ये किया है ना, इसने डिपार्टमेंटलाइज किया है जो जोग्राफिकल बेसिस पर, इसको फिर ये फर्दर कर सकता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बेसिस पर, कि भाई जैसे इंडिया के अंदर मैं बिजनेस कर रही हूँ या मैं बेच रही हूँ मान लो चीज़ें, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स सब बेच रही हूँ, तो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हो गई ना। और इसके अलावा फंक्शनल क्लासिफिकेशन को भी फॉलो कर सकता है, जैसे हमने पढ़ा था पीछे कि मार्केटिंग, सेल्स, HRM, फाइनेंस, इस तरीके से फंक्शंस को क्लासीफाई करके और यूज़ करना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो है वो फेमस क्या था, मजूर प्लान बोला गया था इसको, पॉल मजूर ने ये दिया था 1927 में, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसमें फंक्शन के बेसिस पर ही यहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर फंक्शंस जो हैं वो क्या हैं, कंट्रोल, पब्लिसिटी, ऑपरेशंस और मर्चेंडाइजिंग। कंट्रोल के अंदर क्या है कि पूरे बिजनेस के में कंट्रोलिंग का जो रोल प्ले है वो एक्टिविटी ये कंट्रोल वाले में आएगी। तो चाहे वो एक्सपेंसेस का कंट्रोल हो, मर्चेंडाइज कंट्रोल हो, क्रेडिट कंट्रोल हो, सारी तरह का कंट्रोल जो है
वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चाहे वो एसेट्स का टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब वहाँ पर कंट्रोल की ज़रूरत है, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, कंट्रोल वाले में, ठीक है। दूसरा है पब्लिसिटी, जो पब्लिक रिलेशन बनाने से रिलेटेड या अपने प्रोडक्ट को फेमस करने से रिलेटेड काम है, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। चाहे वो एडवर्टाइजिंग करो, आप सेल्स प्रमोशन करो, पब्लिसिटी करो, या जो है पब्लिक के साथ जो कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाकर रखो, वो सब सेकंड पार्ट में पॉल मजदूर ने पब्लिसिटी वाले में डाला है। इसके बाद है ऑपरेशंस, जो एक्चुअल में ऑपरेशंस का काम कर रहे हैं लोग, वो जो जॉब्स हैं वो ऑपरेशंस वाले में आ जाएंगी। चाहे वो स्टॉक रखना हो मर्चेंडाइज का, रेगुलर स्टॉक लेकर आना हो, रिसीव करना हो गुड्स को, मेंटेन करना हो इसके रिकॉर्ड को, तो ये सारा ऑपरेशंस वाले में है। इसके बाद है मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग के अंदर जो है फोरकास्ट करना कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी मर्चेंडाइज की, चेक करते रहना, सप्लायर के साथ नेगोशिएट करना, प्रोक्योर करना मर्चेंडाइज को, और रिटेल स्टोर में हमेशा अवेलेबल रखना एक जो है लेवल ऑफ स्टॉक, ठीक है। ये सारा काम जो है मर्चेंडाइजिंग के अंदर आ जाएगा। तो ये सब करना है, ये सेकंड टाइप हो गया। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर डाइवर्सिफाइड रिटेलर्स, जो बहुत सारी तरह के बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं रिटेलर्स, ये उनके लिए है। और यहाँ पर जो है जो ओनरशिप होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, और ये अनरिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस में डाइवर्सिफाइड होती है। इस तरह के रिटेलर्स ये मल्टीपल चैनल्स के थ्रू काम करते हैं, और बहुत सारे रिटेल स्टोर्स इनके होते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ एडिशनल डिपार्टमेंट भी इस तरह के रिटेल स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, जैसे कि इंटर डिवीजन कंट्रोल, प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन अमंग वेरियस बिजनेसेस, क्योंकि ये अलग अलग बिजनेस ही पूरा अलग हो गया ना, डाइवर्सिफाइड हो गया, तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन भी कि किस बिजनेस को कितना करना है वो यहाँ पर आएगा। इसके अलावा अवॉइड करना या कोऑर्डिनेट करना इंटर डिवीजन कंपटीशन, कि आपस में ही कंपटीशन ना हो जाए एक ही रिटेलर के डिफरेंट बिजनेसेस का, उस चीज़ को रोकने की कोशिश करना या कुछ कोऑर्डिनेशन उसके अंदर बनाना। इसके बाद आता है अवॉइडिंग एडवर्टीजमेंट कन्फ्लिक्ट्स, कि ऐसा ना हो कि भाई एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो और आपके ही बिजनेस के दूसरे प्रोडक्ट के साथ कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एडवर्टीजमेंट आप दे दो, वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर एक जगह फ़ायदा हुआ दूसरी जगह नुकसान हुआ तो फ़ायदा क्या हुआ फिर। इसके बाद आता है स्मार्ट यूज़ ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, ये करना है कि जो आपके अंदर या फिर जो आपने पर्सन एम्प्लॉय किए हैं उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स है उनका प्रॉपर यूज़ करना है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिफाइड अगर आप बिजनेस करते हो, लेकिन अगर आप प्रॉपरली उसको कोऑर्डिनेट करोगे वेरियस डिविजन्स को, तो आप इसको जो है कर सकते हो, ठीक है। तो ये था यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। अब इस चैप्टर के अंदर आगे HRM के बारे में है, HRM एंड रिटेल, इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।